कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। फिर नजर में फूल महके, दिल में फिर शम्मे जली, और फिर तसव्वुर ने लिया उस बज़्म में जाने का नाम। बोलते आने में एक बारी फिर से तमाम हमारे जितने नाजरीन हैं, सामीन हैं, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत, अभिनंदन। आज की एक बेहद कीमती और खूबसूरत और एक ख़ास मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पेशतर मैं आपको दो एक चीज़ें बताना चाहूँगा हमारे जितने भी दर्शक हैं, कि मैं हूँ आपका मेज़बान सैमसन डेविड। और दूसरी बात यह है कि मेरा आपसे दिली गुजारिश है, निवेदन है कि बोलते आने के इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप जितने जल्दी हो सके वो सब्सक्राइब इसलिए कर दें क्योंकि हर जुम्मे की शाम को 7 बजे, आप सबको पता है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक हम जश्न मनाते हैं अपने मुश्तरका तहजीब का, अदब का, कल्चर का, म्यूजिक का, डांस का, थिएटर का, फाइन आर्ट्स का, साहित्य का, एजुकेशनल, ह्यूमन, कल्चरल वैल्यूज, ना जाने क्या क्या है। तो आइए आज का हम जश्न मना रहे हैं इस मुश्तरका तहजीब, जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब भी बोलते हैं। एक बेहद खास मुलाकात, इसलिए मैं बार बार एम्फेसिस डाल रहा हूं कि ये सीधा हमको इस वक्त सिंगापुर ले जा रहा है। और सिंगापुर में एक बहुत विश्व विख्यात हमारे गुरु हैं, नृत्य गुरु हैं, जो कि जयपुर घराने के क्लासिकल डांस के पंडित चरण गिरधर चांद जी, जो करीबन 26 सालों से सिंगापुर में हैं और वहाँ पर नृत्य सिखा रहे हैं। बहुत बड़ा नाम है और उससे पेशतर कई बातें हैं जो कि मैं आपको आस्ते आस्ते परत पे परत खोलता जाऊंगा, क्योंकि ये ऐसी अजीम शख्सियत है जिसे पूरी दुनिया देखी है। हिंदुस्तान में शायद ये कम रहे हैं, लगते बहुत ही कम एज के हैं, लेकिन अच्छी एज है और पूरी दुनिया में काफ़ी जगह घूमे हैं। और इंडियन जो कि हमारा ICCR है, उसके थ्रू, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, कई मुल्कों में गए हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में गए हैं, चाहे वो बारबाडोस हो, चाहे सूरीनाम हो, चाहे गयाना हो, चाहे मॉरिशस हो, USA हो, और फिर बाद में आप सिंगापुर में करीबन 26 सालों में हैं। उससे पेशतर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे जालंधर हो, चाहे अलवर हो, चाहे जयपुर हो, हर जगह घूमे हैं। घूमते रहे, इतने चक्कर लगाए कि जयपुर घराने के जितनी बड़ी समझा जाता है तत्कार और चक्कर, उसकी एक बड़ी मिसाल है हमारे आज के खास मेहमान, जिनका नाम मैंने पहले बताया कि पंडित चरण गिरधर चांद साहब। और साथ ही मैं आपको मुलाकात करवाने वाला हूं उनकी एक बहुत ही सीनियर मोस्ट शिष्या है, जिनको वो सिखा रहे हैं। आपका नाम है रमनी कश्यप जी, जो कि पंजाब से हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से आपने ग्रेजुएशन की और उसके बाद प्राचीन कला केंद्र से गुरु शोभा कौसर जी से आपने नृत्य सीखा और सन 87 में 1987 में वो ये सिंगापुर आ गई और सिंगापुर में लगातार आपके संरक्षण में आप डांस तो सीख रही हैं बल्कि सिखा भी रही हैं और बहुत अच्छी कोरियोग्राफी करी हैं, नृत्य नाटिकाएं करी हैं, बैले करे हैं। अलावा इसके जो एस्थेटिक जो कि डांस के लिए चाहिए होता है, चाहे वो लाइटिंग का इंतजाम हो, चाहे वो कॉस्ट्यूम का, चाहे सेटिंग का, उन तमाम की आप निगरानी करती हैं और देखती हैं। तो आइए इन दो बड़ी शख्सियात को हम मिलते हैं सिंगापुर से। सीधे के सीधे पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रमनी कश्यप जी, और बहुत खुशी हो रही है आपको देख के, बेहद खुश। बोलते आने के बहुत बहुत शुक्रिया, अभिवादन, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और रंगीन शाम आपने बना दी है। और सबसे पहला सवाल जो पंडित जी, मैं आपका जब बायोडाटा खंगाल रहा था तो मैंने देखा कि आपने विश्व में कई मुख्तलिफ देशों में जाकर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के थ्रू और फिर बाद में खुद ही
वो प्रचार भारतीय संस्कृति का करा, जो कि बिना भारत सरकार से पैसा लिए, बल्कि मैं कहूँगा अपने ही बल पर भारतीय जो हमारी संस्कृति है उसका प्रचार विशेषकर आप नृत्य से कर रहे हैं। तो ये जो एक मैंने अभी आपका तारुफ करवाया थोड़े से संक्षेप में ही, कि आप सबसे पहले जो है आईसीसीआर के थ्रू जो है बारबाडोस और जो गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस, यूएसए, बाद में सिंगापुर में चल गए। इसका बिल्कुल एक मुख्तसर में आप सफर का बताइए कि ये किस तरीके का और क्या से ऑब्जेक्टिव थे और कहाँ तक अभी तक आपको सेटिस्फेक्शन मिली है। देखिए, पहले तो मैंने संपूर्ण भारत के अंदर अलग अलग जगह सिखाया। गांधार महाविद्यालय नई दिल्ली में सिखाया, संगीत कला केंद्र जोधपुर में सिखाया, कला भारती अलवर में सिखाया, मुरादाबाद में सिखाया। और जो मेरा आईसीसीआर की तरफ से पहला असाइनमेंट था 1980 के अंदर, मैं गयाना गया हूँ, साउथ अमेरिका में, जहाँ मैं 3 साल के लिए भेजा गया था सपरिवार। लेकिन मेरा काम गुरुओं के आशीर्वाद से इतना पसंद आया उन लोगों को कि मेरे को उन्होंने 5 साल तक वहां रखा, और 5 साल के बाद प्रोटोकॉल नहीं अलाउड करता है, इसलिए फिर वहां से मैं वापस आया। ठीक है। वापस आने के बाद मेरे को भारत के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज ए एमिनेंट आर्टिस्ट खेलगांव कॉम्प्लेक्स में, जो कि दिल्ली में है, वहाँ एज ए एमिनेंट आर्टिस्ट मेरे को एक मकान प्रोवाइड किया जिसमें प्रेस्टिजियस कलाकार और भी बहुत लोग रहते थे। वहाँ रहते हुए मैंने भारत के अंदर कई उत्सवों में भाग लिया। जवाहर कला केंद्र का उद्घाटन जब जयपुर वाला हमारे राष्ट्रपति जी माननीय शंकर दयाल शर्मा जी जब कर रहे थे, तो मुख्य कलाकार के रूप में मेरे को आमंत्रित किया गया, वहां रहा। उसके बाद फिर ऐसे धीरे धीरे बहुत समारोह में मैंने इंडिया में किया। फिर मेरे को गवर्नमेंट ने दोबारा एक जिम्मेदारी सौंपी कि मॉरिशस में हम एक ऑलरेडी एक सेंटर चल रहा है, महात्मा गांधी सेंटर फॉर इंडियन कल्चर, लेकिन हम एक बनाना चाहते हैं इंदिरा गांधी सेंटर फॉर इंडियन कल्चर। तो वो क्योंकि नया सेंटर बना रहे हैं और आपको बाहर का काफी अनुभव है, विद्यार्थियों को विदेश में कैसे सिखाया जाता है और कैसे उनका आपस में तालमेल बैठता है, उसके सिलसिले में मेरे को वहां भेजा गया। और वहां मैं 1987 में गया और वहां भी 3 साल के लिए भेजा, और 4.5 साल के बाद मेरे को वापस भारत आने का मन था, तो वापस आया हूँ मैं 4.5 साल। और अब वो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया है मॉरिशस में कि वो समझ लीजिए जैसे एक बड़ी यूनिवर्सिटी का एरिया था, कई किलोमीटर के अंदर, उसके अंदर हॉल भी है, कलाकारों के रहने की जगह भी है, हर चीज की स्थापना। तो इस तरीके से हुआ। फिर सिंगापुर में आना हुआ, और सिंगापुर के अलावा बारबाडोस, सूरीनाम, मॉरिशस और पेरिस सब जगह परफॉर्मेंस करते रहे। यूएसए में भी किया, और बस इसी सेवा कर रहे हैं। असली बात ये है कला जो हमारा सौभाग्य है। बहुत ही रोचक। अच्छा रमनी जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, जैसे पंडित जी से भी मैंने पूछा कि आपका सिंगापुर में किस तरीके से जाना हुआ। काफी लंबा अरसा हो गया, मैं समझता हूँ करीबन 32-35 साल तकरीबन हो गए हैं। 34 years, huge यार, या बहुत बड़ा टाइम आपका है। आप तो सिंगापुर से बहुत बड़ा जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से जुड़ा है। तो मेरे को तो शादी यहाँ लेकर आई। जी। मेरी सिंगापुर में हुई, तो उस हिसाब से मैं यहाँ आई, और उसी ऑनवर्ड्स यहाँ हूँ। और फिर डिफरेंट गुरुओं से सीखने का, टीचर से सीखने का मौका मिला। लेकिन 95 में मैं वैसे इंडिया में भी डांस करती थी, सीखती भी थी, हम भी करती थी। मैंने ग्रेजुएशन भी किया मैडम शोभा कौशल जी के अंडर, जीसीजी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स चंडीगढ़ से। एंड फिर 87 में मैं यहाँ आई, और उसके बाद डिफरेंट टीचर्स से यहाँ सीफाज में मैंने सीखा। यानी वो सिलसिले में जब आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगी। और फिर ऑफ कोर्स 95 में गुरुजी यहाँ पर आए, और देन ऑनवर्ड तो फिर मैंने गुरुजी से सीखा। तो इट्स अ डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट जर्नी ऑल टुगेदर। Thank you.
एक बात मैं ये देख रहा था कि जयपुर घराना जो विश्व में एक बहुत ही नामी घराना है, और विशेष तौर से जो कथक का जब बोला जाता है तो इतना बड़ा नाम है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं तो लखनऊ घराना, जयपुर घराना या फिर बनारस घराना, लेकिन ये दो प्रमुख जो हैं, और जो जयपुर का है उस पे आपके वालिद का एक बहुत बड़ा रोल पंडित नारायण प्रसाद जी का रहा है, और उनकी तो सैकड़ों कवित्व हैं, साहित्य है, और वो किस चीज में दक्ष नहीं थे, चाहे वो तबला बजाएं, चाहे पखावज बजाएं, चाहे हारमोनियम बजाएं, डांस में, परन में, तोड़ों में, रचनाओं में, हर चीज में अव्वल, और सैकड़ों उनके शागिर्द पैदा हुए हैं। लेकिन जब ये सैकड़ों शागिर्द हुए तो मेरा नेचुरल एक सवाल पैदा हुआ कि आपके ब्रदर तुलसी जी आपके साथ थे और आप थे, आप दोनों और आपके अनेकों शिष्य आपके वालिद के थे। तो पहले के घरानों में यह जरूर होता था, आपका पता नहीं क्या बातचीत होगी, लेकिन अक्सर ये होता था कि जो गुरु होते थे वो अपने बच्चों को एक खास नॉलेज परोसते थे कि ये संपत्ति या पूंजी हमारी है, या ये विशेष साहित्य है, या कवित्व है, या ताले हैं, तारे ये विशेष हैं, ये जो है हम आप ही को सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, और जनरल में दूसरे को सिखाते थे। ये एक कॉमन बात है। लेकिन शायद आपकी तरफ से मैंने जहां तक सुना था कि आपके ब्रदर को भी और आपको भी एज ए अभिमन्यु में कहूंगा, आप तो एक तरीके से जब से बच्चे थे आपके वालिद ने आपको सिखाया, तो इस पे थोड़ी रोशनी डालिए आप। जी, एक तो पहले तो मैं ये बात बताऊंगा कि वो अपने बच्चों में और शिष्य शिष्याओं में कोई भेदभाव नहीं रखते। क्या बात है? उनके लिए जैसे बच्चे थे वैसे ही उनके शिष्य शिष्याएं उनको बच्चों की तरह ही मानते थे जी। और दूसरी बात क्या थी कि जो एक जने, एक मतलब अद्भुत ही बात है, जो एक जने को जो चीज सिखाते थे दूसरे को दूसरी चीज सिखाते थे। अच्छा, इस तरीके से अपनी जो आइडेंटिटी बनती थी, हर एक जने का अपना एक प्रभाव बनता था, हर एक को अलग सिखा। तुलसी भैया को जो सिखाया वो मुझे नहीं सिखाया, मुझे सिखाया वो तुलसी भैया। ये बात में अलग बात है कि तुलसी भैया अब साथ साथ थे तो आपस में भी हमने चीजें शेयर कर ली, लेकिन हर इस वजह से उनने 700 शिष्य शिष्याएं तैयार किए थे और 700 शिष्य शिष्याओं ने आगे हजारों लोगों को सिखाया। और मेरे पिताजी के चित्र को उन्होंने अपने मंदिर में स्थापित किया जी, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों की तरह उनको सिखाया था। तो वो मंदिर में भगवान की पूजा के साथ साथ अपने मेरे पिताजी और अपने गुरु जी की पूजा भी किया करते हैं। और ये आज तक भी जो कोई है जो रहे हैं या उनकी आगे वाली पीढ़ियां, वो उसको वैसे ही निभा रही हैं। जैसे कुंदन भाई साहब थे हमारे, उनके बेटे राजेंद्र गंगानी, आज भी वो लोग जयपुर घराने का मान करते हैं और बिल्कुल पूजा करते हैं मेरे पिताजी। जी जी। तो उसके अभी हमारे यहाँ एक और हमारे पिताजी ने वसीयत बनाई थी मेरे और तुलसी भैया के लिए। अच्छा, तो वसीयत हमारी क्या थी? देखिए, कोई मकान तो बांटा नहीं तो झगड़ा हो जाता कि अगर थोड़ा मेरा ज्यादा हो गया, उसका ज्यादा हो गया, ये क्या हो गया। एक रजिस्टर में पूरा मेरा नाम अपने हाथ से लिख रखा था, चरण गिरधर चांद, और उसमें तोड़े टुकड़े परन कवित्व वो चीजें, वो रचनाएं थी जो मेरे को सिखानी थी या सिखाई थी, वो मेरे को दे दी। और ऐसी तेज प्रकाश तुलसी करके उसको भी एक किताब दी। हम भाइयों का कभी झगड़ा ही नहीं हुआ, कभी कोर्ट ही नहीं गए, स्टेज पे स्टेजों पे ही गए फिर। तो वो सबको एक बहुत खास बात बता दी, क्योंकि उनकी जो तमाम वसीयत थी आप दोनों में भी बांटी और शिष्यों में भी, जो कि करीबन 500-700 शिष्य थे उनको भी। तो वो तो खजाना थे अपने ऊपर, जो आपके वालिद साहब थे, पिताजी थे, वो खजाना था। और बल्कि तो मैं कहूँगा, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। तो ऐसे लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया सिखाने में, और पूरा उनका कवित्व, उनकी साहित्य जो है, बल्कि उनके परन के बारे में तो मैंने ये भी सुना है कि कई लोग जो हैं उनकी चीजों को क्लेम करने लगे कि उनकी है और वो अपने नाम से दिखाने लगे। तो बाद में शायद परन के अंदर परन में आपके फादर ने शायद कुछ इस तरीके से लिखना शुरू कर दिया, किसी को पता भी ना चले कि उनका नाम आ रहा है पंडित नारायण जी का, और वो अपना एक तरीके के प्लेजराइजेशन से बचने के लिए कि भाई ये कॉपीराइटेड है, तो उन्होंने इस पे बताइए प्लीज।
छोटी सी चीज सुनाऊंगा और उसके बारे में मैं ये भी बताऊंगा कि नाम भी इतने खूबसूरत ढंग से डालते थे कि जवाब नहीं पड़ा। जो परन की बात है, परन की डेफिनेशन परन के अंदर देखिएगा। क्या बड़ी बात है, परन की परन में नारायण बनावत तगन तगन ताधा कथा तगदा त्रिर दरन कित तका कित तक टिकट तान ता ता कित तका कित तक टिकट दान दा तान ता धान धान दा कित तका कित तक टिकट दान दा तान ता कित धान दा दा। क्या बात है। इसके अंदर देखिए हुआ ये कि मेरे को इतना उन्होंने रियाज करा रखा था कि मैं एक तो बहुत जल्दी याद कर लेता था। जी 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 जी। और तो इसको जब मैंने आसानी से जल्दी से कर लिया, एक दो बार उन्होंने मेरे को करके दिखाया, तो फिर उन्होंने मेरे गुरुओं की एक तरकीब निकाली और इसको लमसड़ बना दिया। अच्छा। इसमें एक धड़न बोल लगा के 3 बार कर दिया, जिसको भी प्राण लेवा परन कहता हूँ मैं। नारायण बनावत तगन तगन ताधा कथा तगदा त्रिगद धड़न किट तका किट तक टिकट दान तान ता किट धान दान दा त्रिगद धड़न किट तका किट तक टिकट दान दा तान ता किट धान दान दा त्रिगद धड़न किट तका किट तक टिकट दान दा तान ता किट धान दान दा त्रिगद दिल तक ऐसे चक्रदार बना दिया। फिर तो हमने ये तो कमाल है। देखिए, दिस इज इनक्रेडिबल, आई विल से इनक्रेडिबल, इनडिस्क्राइबेबल। वो इसलिए क्योंकि देखिए एक सांस पे इतना सारा ब्रेथलेस के साथ, एटीट्यूड के साथ आप करना, जिस तरह ठीक फरमा रहे हैं, 3 बारी कोई कर ले तो वो तो कोई भूत प्रेत या जिन नहीं कर सकता, एक आम आदमी नहीं कर सकता इतना बड़ा काम। ये तो कमाल की बात है, स्पीड और क्लैरिटी के साथ। क्या बात है, इट इज सो डिवाइन, आई विल से। कोई बहुत ही बड़ा एक भगवान का रूप ही है जो इस प्रकार से कर सकता है इतना बड़ा काम। अच्छा पंडित जी, एक बात और जो कि मैं सोचता हूँ शायद मिथ हो, इस भ्रांति को आप तोड़िएगा अगर हो सके, कि जयपुर के जो नृत्य के अंदर ज्यादातर लोग बोलते हैं कि तत्कार का ही काम सबसे ज्यादा और साथ में कवित्व या साहित्य का होता है या लिटरेचर का होता है। इसमें भाव पक्ष जो है बहुत कम है, इतना नहीं है जितना लखनऊ में या दूसरी जगहों पे देखने को मिलता है। तो इसको थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा कि क्या सिर्फ तत्कार तक ही है जयपुर घराने का काम और कवित्व या साहित्य तक है? जी नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि हमारे जयपुर घराने का जो लालन पालन पोषण है वो मंदिरों में या फिर हिंदू राजाओं के अंदर हुआ, तो उसमें जो भाव पक्ष था उसमें वीर रस भी होता था भाव पक्ष में। जी जी। और जो श्रृंगार रस भी होता था और भक्ति रस होता था। जी। मेरे पिताजी ऐसा भाव बताते थे कि अगर आप सुनोगे तो आश्चर्य कर जाओगे। अच्छा। कि एक भाव बता रहे हैं कि राधा जी कृष्ण जी नहीं दिखे, वो नहीं आए हैं आज, तो राधा जी की एक आंख में आंसू आ रहा है। अरे वाह। और इधर आंख से आंसू आ रहा है, उधर देखा कृष्ण जी आ गए तो इसमें मुस्कुराहट आ गई। क्या बात है। एक टाइम में ये बता देना भाव को आप कैसे कहेंगे। क्या और हम तो शुरू से जो कवित्व की रचना है, हर कवित्व में बिना भाव की तो प्रस्तुति हो ही नहीं सकती। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। अगर जो शब्द है उसका भाव नहीं प्रकट करोगे तो वो शब्द का निरर्थक हो जाएगा। मतलब तो उनकी जो जैसे कुछ मैं कविताएं सुना देता हूँ, जैसे अगर तब तब तड़क थर थर थरक, तब तब बादल तब बिजली चमक रही है, तब तब तड़क थर थर थरक, दिम 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 दामनि दमक छम 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 नवरस बरसत कृष्ण करत कितते कितते राधा करत कितते कितते कृष्ण करत कितते कितते तब तब तड़क थर थरक। और उन्होंने एक ही जैसी रचनाएं नहीं बनाई। अगर 16 श्रृंगार बनाया था तो वो 16 श्रृंगार आपको पंडित जी करके भी दिखाएंगे। हाँ, बहुत मैं वही पूछने वाला था। उसकी स्टोरी इतनी खूबसूरत है, मैंने उसकी स्टोरी अगर मालूम होती तो उसका पूरा आना था। जी। पानी भरने जाती है, घर से निकलते पट्टी ले जी, देखते हैं वो गली की नुक्कड़ पे कृष्ण जी खड़े, तो सोचते हैं काय को मटकी फुड़वानी है, झगड़ा बोल लेना है। वो दूसरी गली की तरफ जाते तो वहां भी कृष्ण जी। ऐसे 3-4 जगह जहाँ जाते वहां कृष्ण, वो तो लीलाधारी थे, उनकी तो लीला अलग थी।
जी खैर बाद में कहा था वो जाती हैं कृष्ण कन्हैया ना नटवर पन घट पर तुम घेर लही है राधा की बाहें पकड़ लही मटकी झटकी पटकी झटपट राधा चीर छिनायक सटकी आगे देख मग में ठाड़ कन्हैया। तो इसमें क्या होता है फिर राधा जी फोड़ देते हैं जी। अब राधा जी देखिए बदला लेती है उनसे तो कितना खूबसूरत बदल लेते हैं। आपके जब फागुन आएगा, जब होली का टाइम आएगा तो मैं तुम्हें तुम्हारे 16 श्रृंगार करूंगी, तुम्हें नारी बना के नारायण के चंग पे नचाऊंगी मेरे पिताजी का नाम। रमनी जी आपको प्लीज, हाँ रमनी जी करके दिखाएंगे, मजा आ जाएगा जी। इसमें एक हमारे देखिए तुलसी भैया भी नहीं है, ज्वाला प्रसाद भी नहीं है, जो मेरे भांजे थे म्यूजिक के बहुत बड़े डायरेक्टर। बहुत जी जी जी। तो हम तीनों ने मिलके, दोनों मेरे से छोटे थे तो मैं जो कहता था वो जरूर मानते थे। मैंने कहा मेरे को इसमें कुछ एक नई चीज बनानी है, तो उनके साथ डिस्कस किया कि ये जो कवित्व है इसका कवित्व का रूप कायम रहना चाहिए और इसमें ठुमरी भी बनानी है मेरे को। अच्छा, ठुमरी भी चलती रहे और कवित्व का भी चलन चलता रहे। तो उसके बाद हमने ये रचना बनाई जिसमें कि कवित्व की भी छवि चलती रहती है, ठुमरी भी चल रही है। और ये मेरी नृत्य की जो रचना है वो इतनी पसंद आई, न केवल भारत के अनेक मंचों पर बल्कि विदेश के कई कंट्रियों के इसको इतना सराहा गया कि मैं आपको वो आज हम आपको दिखाएंगे तो उस समय आपको दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज वेलकम, बहुत अच्छा लगेगा। रमनी जी प्लीज दिखाइएगा अपना। जी जी जी। कैसे अभी करेंगे, ठहर के करेंगे, अभी बात करेंगे, अभी करेंगे? अभी आप बैठ के भी अगर दिखा सकें कुछ तो बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा सा जैसे पंडित जी ने कर दिया। वैसे हमने सोचा थोड़ा सा म्यूजिक लगा के थोड़ा खड़े होके कर लेंगे, तो हम दोनों शेयर करके इस पीस को करेंगे। जी 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 तो जी जी जी। आई कैन जस्ट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ। अच्छा पंडित जी, बहुत से सवालात हैं, लेकिन कई बातों में मैं एक और बात पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि तकरीबन 26 साल से सिंगापुर हैं, उससे पेशतर आप कई कंट्रीज में गए, सिखाया, लेकिन एक बेसिक सवाल वहाँ का भाषा को लेकर जो आता है कि सिंगापुर में तो ज्यादातर हमने देखा पुराने जमानों से दक्षिण भारत या दक्षिण मूल के जो लोग हैं वहाँ पर ज्यादातर हैं, और विशेषकर तमिलियन जो है खान पान से लेकर संस्कृति से लेकर और डांस में देखा भरतनाट्यम का ज्यादातर। लेकिन शायद आपके जाने के बाद मैंने कई जगह देखा कि आपने रेवोल्यूशन पैदा की, ये क्रांति पैदा की कि कथक जो है उसका, और विशेषकर जयपुर घराने का कथक आपने इस तरीके से दिखाया कि इतने सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर हो गए, बल्कि आपके इंस्टीट्यूट्स, फाइन आर्ट्स इंस्टीट्यूट्स में रहे, फिर अभी जो प्रेजेंटली हैं, तो ये इस पे प्रकाश डालिए। मैं चाहूंगा कि ये मैं जवाब नहीं देकर अपने मुंह क्यों मियां मिट्टू बनूं, रमनी जी बताएंगे कि मैंने आके ये और अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा। आप रमनी जी आप बताइएगा प्लीज। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं भारत से डांस करती आई और 87 में यहाँ आके जब सिंगापुर में मैंने सिंगापुर फाइन आर्ट सोसाइटी, क्योंकि मेरे इन लॉज भी कुछ उनसे जुड़े थे म्यूजिक डांस की वजह से, मैंने ज्वाइन किया कथक। तो उस टाइम पे वहाँ पे सिर्फ 3 स्टूडेंट्स थे कथक के 87 में जी। 4 थे और फिर मैंने एक ज्वाइन किया 5, और फिर मिस विनोद सूरी थी, उसके बाद दीपांजलि बेदी जी थी एंड सुमा भट्टाचार्य आई। तो 9, 10, 11 से ज्यादा, कभी 7 से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे जी। तो 95 में जब गुरुजी आए तो मैंने भी ज्वाइन किया डांस, और उसके बाद आते ही 95 में सबसे पहला प्रोग्राम जो गुरुजी का यहाँ हुआ वॉल्टर सेंटर में, दिस इज कॉल्ड घुंघरू। क्या बात, ये एक घुंघरू के नाम से प्रोडक्शन हुई इन अ वेरी वेरी बिग थिएटर। इस प्रोग्राम के बाद लोगों को सही पता लगा कि कथक क्या चीज है जी। कथक का फुल प्रोग्राम कभी नहीं हुआ था यहाँ, जैसे आपने कहा कि साउथ इंडियन ज्यादा थे हमेशा से, तो भरतनाट्यम होता था, और वो भरतनाट्यम का अगर माना कि 1.5 घंटे का प्रोग्राम है साउथ इंडियन का, तो उसमें 5 मिनट या 10 मिनट बस कथक के लिए टाइम होता था कि एक आइटम कुछ भी करते। लेकिन फुल कथक प्रोग्राम किसी को नहीं मालूम था सिंगापुर में कैसे करना। क्या बात है। तो 87 में आए, 95 में आए, तो वेद प्रकाश तुलसी जी आए थे पुखावज के लिए, और फिर सुभाष निर्वाण जी आए तबले के लिए, और पंडित रविन्द्र जी आए वोकल के लिए बॉम्बे से। तो ये सब लोगों ने मिलके जो ऐसा एक समा बांधा और कथक का एक प्रोग्राम किया, उसके बाद एकदम से जैसे रेवोल्यूशन एज यू सेड
कि कितने सारे भरतनाट्यम के स्टूडेंट्स ने कथक को ज्वाइन किया। और बिल्कुल विद इन फ्यू डेज हमारे पास यहाँ 50 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हुआ, ओके, जस्ट फॉर प्योर कथक। और देन सो ऑन मूव्ड ऑन। तो फिर बाद में कथक के साथ साथ ये डिफरेंट बैलेस और ये सब प्रोग्राम्स हुए हैं जिसकी चर्चा शायद हम करें टाइम में। तो ये जो बैलेंस करने से लोगों को कथक को रिलेट करना आसान हो गया कि एक स्टोरी लाइन है, इट इज नॉट जस्ट पीसेस। ओके, तो जुड़ा हुआ है, उससे लोगों का इंटरेस्ट बहुत बड़ा, कथक में इंटरेस्ट बहुत। तो बहुत से नॉन इंडियन लोगों ने भी कथक को ज्वाइन किया। ये बात ये विशेषकर पूछना चाह रहा था। पंडित जी ये बताइएगा कि जैसे रमणी जी ने भी बताया कि अदर देन इंडियंस, क्योंकि इंडियंस ने तो काफी सीखा होगा, ये जो दूसरे फॉरेन स्टूडेंट्स जो हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर उनके अंदर जिज्ञासा आपने डाल दी, रुचि डाल दी कथक के लिए। और कैसे किस किस मुल्कों के लोग आपसे सीखे, इसको थोड़ा रोशनी डालिएगा। जी, यहाँ पर एक नानयांग एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स जो कि प्योर चाइनीज एकेडमी है यहाँ डांस की, नानयांग एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, जिसमें कि चाइना से बच्चे आते हैं डिप्लोमा करने के लिए। ओके, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, वो यहाँ पर आकर सीखते हैं। जी जी। और वो फुल टाइम कोर्स होता है उनका, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के आसपास। जी जी जी। तो मैंने वहां जाकर, मेरे को उन्होंने अपॉइंटमेंट किया कि आप इनको कथक भी सिखाइए। तो हर हफ्ते में 2 बार 1.5 घंटे की मेरी क्लास होती थी जिनमें मैं उनको कथक सिखाता था। और वो क्योंकि ऑलरेडी सीखे सिखाए आते थे, दूसरी चीजें चाहे सीखी है तो एक बेस तो उनका था, वो तो सारा दिन उसी फील्ड में रहते थे। तो उन लोगों को जब मैंने सिखाया तो उससे इतने प्रभावित हुए कि वो मेरे को हर दूसरे साल बुलाने लगे। ओके। और उनको मैंने परफॉर्मेंस भी करके दिखाया, परफॉर्मेंस में उनको शामिल भी किया। ऐसे ही सिंगापुर यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ का जो कल्चरल है, वहाँ क्लासेस चलती हैं। वहाँ कथक जब मैंने सिखाया तो वहाँ हर कम्युनिटी के लोग आते हैं जो पढ़ाई कर, उनके लिए वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स रखा गया है। वहाँ भी मैंने सैकड़ों स्टूडेंट तैयार किए जिन्हें कथक भी सिखाया, फोक डांस भी सिखाया, राजस्थानी फोक डांस भी सिखाया, ताकि उनका थोड़ा उनको भारतीय कल्चर का भी मालूम पड़े। ऐसे ही हमने एक बहुत बड़ी नृत्य नाटिका करी थी, होला मारू। अच्छा, होला मारू राजस्थान की बहुत बड़ी स्टोरी है। जी 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 जी। क्या बात, होला मारू, वाह वाह, राजस्थान का बेस है इसका, बहुत ही अच्छी। जी जी। तो जब होला मारू नृत्य नाटिका करी तो हमने इतना परिश्रम किया था, रमणी जी, मैं, मेरी फैमिली भी थी साथ में। हम लोग जयपुर गए, जयपुर से जाके हमने इसकी ड्रेसेस बनाए, सारे ऑर्नामेंट जयपुर से लिए। मैंने दिल्ली में कुछ म्यूजिक कंपोज किया, कुछ म्यूजिक बॉम्बे जाके म्यूजिक कंपोज किया, कुछ मैंने कैसेट वालों से भी सहायता ली म्यूजिक के लिए। तो फिर मैक्सिकन लोगों ने, और उसके अंदर जब हमने नृत्य नाटिका प्रस्तुत करी, उसके अंदर राजस्थान की स्लाइड दिखाई, धोरिये, ये सब ऊंट सारा, वो इतना पसंद आया लोगों को, इतना पसंद आया कि प्रोग्राम, क्योंकि 3-3 महीने की 6-6 महीने की योजना बनती थी नृत्य नाटिका के लिए, 3-3 महीने तो रिहर्सल करना ही पड़ता था। तो उसके बाद हम एक दिन छुट्टी रखते थे कि भाई एक दिन तो कम से कम आराम करो। उसके बाद छुट्टी के दूसरे दिन जब संगीत, वो हमारा स्कूल खुला नृत्यालय, आप यकीन मानिए कि 14-15 स्टूडेंट एक साथ आए और कोई भी इंडियन नहीं था उसमें। ओके। कोई था, कोई यूरोपियन था, कोई रशियन था, वो जो बाहर से जी जी एक साथ प्रोग्राम देखने आ गए थे हमारा। हमने कुछ एम्बेसीज को भी इनवाइट किया था, मैक्सिकन एम्बेसी के लोग थे, कुछ दूसरे यूरोप के, पेरिस के, फ्रांस के थे, तो वो सब ये प्रोग्राम देखने आए थे। तो मतलब ग्लोबल पर्सपेक्टिव आ गया इसमें, बहुत अच्छा। Exactly. And they love the costumes, they love the music, they love the culture, because Rajasthan जो इंडियन कल्चर का कलर है वो पूरा आ गया है। तो उन सब ने ज्वाइन किया जब तक वो they were here for some particular course, so they side by side learn Kathak.
डांस भी सीखते रहे, एक आध जना उनमें से तबला भी सीखने लगा। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि डांस तो मैं सिखाता ही था, तबला भी मैं सिखाता था जी, और म्यूजिक कंपोज मैं करता ही हूँ। हमारी सारी नृत्य नाटिका की लिरिक्स वगैरह सब हम बनाते हैं, मिलकर भी बनाते हैं जी। और इसके सेट डिजाइनिंग रमनी जी करती हैं, इनके पति प्रवीण जी करते हैं, इनके सारे बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं प्रोडक्शन के अंदर। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा टीम वर्क हम करते हैं, तो उसकी वजह से हमको बहुत आशीर्वाद गुरुओं का मिला है और बहुत सफलता का। आपकी पंडित जी और रमनी जी बहुत सारे नृत्य नाटिकाएं हैं, रचनाएं हैं जो हम देखते रहे यूट्यूब पे भी, और काफी उनका नाम है। एक जो विशेष महाराष्ट्र का भी मैंने देखा था, उस पर थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि वो बड़ा खूबसूरत लगा। महाराष्ट्र की कल्पना आई और उसका पूरा लिरिक्स, म्यूजिक, सारा कुछ हमने बनाया। ड्रेस डिजाइन रमनी जी ने किया, सेट डिजाइनिंग इन्होंने किया, डांट के बच्चों को मैंने तैयार किया, और मेरी डांट उनको अच्छी भी लगती थी कि आज तो गुरुजी ने डांटा ही नहीं, क्या बात हुई। मेरी डांट को भी वो बहुत प्यार से स्वीकार करते थे। तो इस तरीके से करके हमने वो नृत्य नाटिका प्रस्तुत करी है, और आपको हम ये कृष्ण लीला के हिसाब से बनाया कि जैसे कृष्ण जी हमेशा ही राधा को तंग करते थे रास्ते में, मटकी छीनना, ये छीनना। तो जब उन्होंने मटकी छीनी तो राधा जी को भी लगा कि मुझे भी कुछ उनके बदले में करना चाहिए, तो उन्होंने उनकी बांसुरी छीन ली। अच्छा। उनको कहा कि ठीक है, आपने मेरी मटकी ली है तो आज आप ही जाइए पानी भर लीजिए, जी, जी, और मैं बांसुरी बजाऊंगी। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके इस चीज को थोड़ा बनाया गया। वाह वाह वाह। तो आपके पास झलकी है तो इसकी झलकी दिखा दीजिए।
पंडित जी, जिस तरीके से इंटरव्यू चल रहा है, इस पे ऊपर कभी नीचे कई चीजों पगडंडियों पे हम चलते चलते देख रहे हैं कि किस तरीके के आपके रास्ते बने और इतना जमाना आपने देखा है। कोई स्ट्रगल का पीरियड इसमें जरूर हर आर्टिस्ट की उसमें लाइफ में आता है, और वो इतना मीठा और खूबसूरत पीरियड होता है स्ट्रगल का कि उसको बताने में आनंद बहुत आता है। कुछ ऐसा बताइए, किस तरीके की स्ट्रगल आपके सामने आई? एक तो वाकई झटका लगा जब पिताजी चले गए जी। 12 सितंबर 1958 को जब वो चले गए तो बहुत देर तक तो समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या। लेकिन सारे शागिर्द लोग खड़े हो गए थे एकदम से, और जी 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 जी। लेकिन उसके बाद 2-3 महीने के बाद हम जयपुर गए तो हमारा सारा स्ट्रगल खत्म हो। जयपुर जाते ही लोगों ने हमें पलकों पे बिठा लिया। अच्छा। उसमें संगीत संस्थान चलता था जयपुर में, ब्रह्मानंद गोस्वामी जी उसके अंदर प्रिंसिपल थे और वो चलाते थे। उन्होंने कार्यक्रम रखा, उधर शशिमोहन भट्ट जी और युगल किशोर जी महाराजा स्कूल में सिखाते थे, उन्होंने हमारा प्रोग्राम करवाया। फिर बालमोहन शाह जी आ गए, उन्होंने और कहीं प्रोग्राम कराए, किसी ने सेक्रेटरिएट में प्रोग्राम कराए। ऐसे करके मोहनलाल सुखाड़िया जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे, तो वहां जब हम दोनों भाई साथ में नाचते थे, अच्छा, जब हम दोनों डांस किया तो उन्होंने 1959 के आसपास की बात है, अच्छा, 500 रुपए इनाम दिया। अच्छा, जो कि बहुत होता है। और उनके पास टाटिया जी दूसरे बैठे थे, वो भी कोई बहुत बड़ी हस्ती होंगे, हम तो जानते नहीं थे। उनको भी कहा कि आप भी बच्चों को इनाम दो, तो वो बोले हमने भी 500 दिए। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि 2 महीने तक हम लोग जयपुर में अलग अलग जगह हमारे परफॉर्मेंस होते रहे। हमने 4-5 हजार रुपया हमारी, जो कि हमारे कई साल तक चलते। राजस्थान ने हमारे को दोनों भाइयों को पढ़ने के लिए महेश मल्टीपर्पज स्कूल जोधपुर में दाखिला करवाया अपने खर्चे पर, और सारा इंतजाम संगीत नाटक अकेडमी को सौंपा कि इनका सारा दाखिला कराइए, सब कुछ करिए, सब खर्चा करिए, और इनके रियाज की भी व्यवस्था करिए। कुतनल भाई साहब को गीत कला केंद्र में रियाज कराइए। तो ऐसे वो स्ट्रगल का बहुत एक झटका लगा, लेकिन स्ट्रगल जल्दी ही निकल गया, और दुआओं गुरुओं की दुआ से नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। आपने बताया कि पिताजी का देहांत हुआ, उसके बाद स्ट्रगल का लगा कि आपके सामने खाली खाली सूनापन आ गया, फिर अचानक से आपके बड़े बड़े प्रोग्राम्स हुए। लेकिन ये स्ट्रगल का पीरियड, जिस तरीके से मैंने कहा कि जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। जब तक पाँव में छाले नहीं होते, मुंह पे मुस्कान नहीं होती, और चलते जा रहे हैं अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, आपने वो करा। और आपने अपने ऑब्जेक्टिव को हमेशा के जयपुर का जो कथक है उसका परचम लहराना है, और ये जो झंडा आपने बुलंद करके पूरी दुनिया में दिखाया है, ये आप जिंदा मिसाल हैं। क्योंकि आपके अनेकों प्रोग्राम हम देखे हैं, आपकी सैकड़ों रचनाएं हैं, सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं, और हर व्यक्ति आपका इतना इज्जत मान करता है। मैडम आपके साथ बैठी हुई हैं रमनी कश्यप जी, आपकी मैं समझता हूँ सबसे सीनियर मोस्ट डिसाइपल यही होंगी जो जिस तरीके से बता रहे हैं। रमनी जी, ये बताइए कि इससे पहले के 95 में शायद आपने बताया, उससे पहले जब आप कथक में थी, लेकिन पंडित जी के आने के बाद किस तरीके का आपका कथक नृत्य और जो सीखने में निपुणता है, कौशल, किस तरीके से इफेक्ट हुआ उस पर, किस तरीके से और उस पर चेंज आया? बहुत बहुत बड़ा, एकदम जमीन आसमान का चेंज कहूंगी मैं। नहीं के पहले एक अच्छा बेस, एक बैकग्राउंड थी जरूर, लेकिन इनके आने के बाद जिस तरीके की इनकी कॉम्पोजिशंस थी, जो इनकी एक्सप्लेनेशंस थी, उसने एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया। और खास करके जो डांस का सिखाने का ढंग था, इज वेरी पेशेंट, वेरी काइंड, वेरी जेनरस, आई मस्ट से दैट। एंड देन उसके अंदर जो ठुमरी और गत भाव जो सिखाए, उसने एक्चुअली काफी इंटरेस्ट को आगे लेके गए। क्योंकि टेक्निकल तो पहले भी बहुत सीखा था, बाद में भी गुरुजी से भी टेक्निकल भी सीखा है, लेकिन ये जो ठुमरी और का भाव अंग है, ये ज्यादा मैंने इनसे सीखा है। और उसी से ही एक, क्योंकि यू कैन रिलेट एंड यू कैन एक्सप्रेस, एक एक्सप्रेशन का चांस बनता है। उसने एक डिफरेंट प्लेन पे जो है ना लेके गए हैं एक्सपीरियंस को। तो मैं ये कहूंगी तो बहुत ज्यादा फर्क है, और सिर्फ मैंने नहीं और स्टूडेंट्स ने भी इस चीज को महसूस किया है, और लोगों से भी सीख के।
कि एकदम से उनकी बहुत प्रोग्रेस जो है वो बहुत फास्ट हुई है, बिकॉज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ही गिव्स, he explains very well, and then when you go on to that, so you have that character in you, and then you play that, you act on that, so बहुत सही बता रहे हैं आप। मैं एक बैठे बैठे ऐसी सोचा कि नृत्य में शैलियों में कई चीजें होती हैं और जयपुर के इस पे भी होगा। पंडित जी ये बताइएगा कि इसमें बैठकी अंदाज भी जरूर होता होगा, और उस पे तो भाव का दिखाना और कोई थाट का रंग, अगर यदि आपके थ्रू मैडम को हम देख पाए बैठे बैठे बैठकी अंदाज में कुछ करके दिखाएं, क्योंकि मैंने कई यूट्यूब चैनल पे देखा है, बहुत अच्छा करते हैं आप। अगर कर पाए 2 सेकंड का कुछ ऐसी, बड़ा अच्छा लगेगा। थाट कोई प्रेजेंट कीजिएगा अगर कर सके। तो मैं एक बीच में आपको छोटी सी बात बताऊंगा जी, कि बैठ के भाव बताने का चलन कैसे शुरू हुआ। जी 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 जी। मैं लखनऊ घराने के शंभू महाराज जी को मैं चाचा जी कहता था जी, बहुत उनकी इज्जत करता था, उनके साथ आने जाने का भी मिला, करने का, उनका भाव देखने का भी मौका मिला जी। असल में जब उनके पाँव में दर्द रहना शुरू हो गया था, ओके, तब उनने बैठ के भाव बताना शुरू किया। ओके। और फिर एक ये एक चलन इतना खूबसूरत बन गया उस बहाने से, फिर मेरे पिताजी भी भाव बताते थे बैठ के। अच्छा। मैंने तो अंतिम समय तक उनको, मतलब 2 महीने में बीमार पड़े, उसके पहले तक मैंने उनको खड़े होकर डांस करते हुए देखा, क्योंकि उनके पहले प्रॉब्लम होता था, फिर वो खुद डांस करते थे, जो कि गजब का होता था। तो ये बैठ के भाव बताने की एक परंपरा कथक के साथ जुड़ी शंभू महाराज के टाइम से। अच्छा। लक्ष्मण महाराज, बिरजू महाराज जी बैठ के भाव बताते हैं। जी जी जी। तो ये परंपरा तब से शुरू हुई है। जी जी जी। और कौन गली गए श्याम जी महाराज, शंभू महाराज जी का बहुत पॉपुलर भाव था, जिसमें वो कौन गली गए, क्या बात है, कौन गली, ऐसे बताते थे। तो इसमें तो पंडित जी इशारों का बहुत काम होता होगा। कौन गली गए, हाँ, क्या बात, क्या बात, क्या बात, गली गए, ये बात, कौन गली गए, कौन गली गए, कौन गली गए, ये मैं चाह रहा था। देखिए ये उपज का काम है और उसी वक्त पैदाइश हो रही है उस भाव की, और ये मैं चाह रहा था कि आप कर रहे हैं और मेरी आपने रिक्वेस्ट मान ली। ये बैठ के अंदाज के भाव पक्ष और अपने निगाहों से किस रूप में एक ही चीज को दिखा रहे हैं, तो मजा है जो कि आपकी जो आंखों का काम है, भाव का काम है, वो आपने प्रस्तुत करा। ये देखना बड़ा जरूरी था, और आगे भी हम देखेंगे। अभी आपके एक शिव पार्वती के संग करके हम नृत्य नाटका भी देखी आपकी, और दोनों उसमें बहुत, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, वो कैसी थी शिव पार्वती के संग, बहुत पॉपुलर रहा है आपका। जी हमारा ये नाटक जी, हाँ ये बहुत पॉपुलर है, बहुत सुनते हैं, त्रिनेत्रा वाला। जी इस नृत्य नाटिका के बारे में एक आपको मैं बात बताऊंगा कि इसमें 5 वर्ष के बच्चों से लेकर 70 साल के लोगों तक ने पार्टिसिपेट किया था, और मंच के ऊपर 75 आर्टिस्ट थे। अरे वाह, वो सब आर्टिस्ट ही थे, 70 आर्टिस्ट मंच पे, वाह वाह, बहुत बड़ी बात। मंच पर थे। तो जब जैसे हमने छोटे बच्चों को चिड़िया वगैरह बना के किया, फिर और बड़ों को थोड़ा हिरन बना के उनको किया, फिर और जो बड़े हुए उनको पिकॉक बना के किया, फिर वो तारकेश्वर की तपस्या भंग करने जाते हैं तो अग्नि भी जाती है। तो उस तरीके से करके फिर इंद्र सभा लगी, ये हुआ वो हुआ, ऐसे करके इतना सफल हुआ ये प्रोग्राम कि मैं आपको बता नहीं सकता। वाह, नहीं जाहिर है जब जिस तरीके से बता रहे हैं आप। नाचते शिव पार्वती के संग, नाचते शिव पार्वती के संग, नाचते शिव पार्वती के संग, नाचते शिव पार्वती के संग। शिव का डमरू डम डम बाजे, टिम 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 डमरू बाजे, शिव शंकर नाचे। शिव का डमरू डम डम बाजे और बाजे मृदंग। तान टिकट टिक तान टिकट टिक तान टिकट टिक तग टिक तग टिक तान टिकट टिक तान
अच्छा पंडित जी, इतने अरसे से आप उधर, जैसे सिंगापुर पे रमनी जी भी उधर हैं काफी अरसे से, तो एक तो भारतीय एक तरीके के राजदूत हैं आप, मैं कहूँगा आप हमारे कल्चरल एम्बेसडर हैं, सांस्कृतिक, इस बात की रियलाइजेशन होती होगी और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप समझते होंगे जब भी आप पब्लिक प्लेसेस में वहाँ जाते होंगे, बच्चों को सिखाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, बड़े बड़े लोगों से मिलते होंगे, तो उनमें आपको अपनी एम्बेसडरशिप का जो होती है एक आपकी अपनी समझ और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपकी बहुत उधर, तो किस तरीके का बिहेवियर, किस तरीके की बातचीत आपको रहती है, भारतीयता की तरीके से उनको दिखाना है, तो वो किस तरीके का आपका वहाँ पर एटीट्यूड और रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर आप निभाते हैं, वो थोड़ा सा बताइएगा। एक तो मैं आपको बताऊंगा कि कईयों को मेरा नाम याद नहीं रहता। नाम अब कौन याद करेगा? शरण गिरधर चांद। सही कह तो रहे हैं आप ये करेंगे कि सिंगापुर में मैं गुरु जी के नाम से पॉपुलर हूँ आज। वाह, तो अभी वैसे और भी गुरु लोग आ गए हैं और ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर गुरु जी का मतलब है, अगर कोई ढूंढने भी आ गया कि वो कोई यहाँ पर कब तक गुरु जी को पूछ रहे हैं आप, तो वो तुरंत मेरा बता देंगे कि आप यहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आई एम वेरी पॉपुलर। जयपुर में चांद भैया के नाम से पॉपुलर था, जी जी, अलवर में चांद साहब के नाम से प्रसिद्ध था, जी 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 जी, फिर विदेशों में गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ और कहीं कहीं पंडित जी के नाम से। नहीं 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 नहीं, आप तो काफी, आपकी तो काफी, हमने तवारीख के पन्ने जब देखे, और विशेषकर दिल्ली में तो शुरुआत में आप जब थे, कमला नगर में रहते थे, और फिर उसके बाद जो है आप मंडी हाउस के पास जो है भारतीय कला केंद्र है, वहाँ संगीत नाटक अकेडमी है, वहाँ और कई जगहों पे आपने जीवन बिताया। बेशक आप जयपुर भी जाए, अलवर में काफी लंबा टाइम आपने बिताया, ये भी मुझे याद है, और फिर जलंधर का भी आपको ऑफर आया, और फिर उससे पहले मुरादाबाद आप वहां पे भी रहे, और अमेरिका जाने की एक स्टोरी क्या थी आपकी कि उस पे आपका जो आपको आपके गुरु जी ने शायद आपको आशीर्वाद दिया कि अमेरिका जाओगे, वो ख्वाब भी पूरा हुआ, ये क्या है? ये देखिए, ये मेरे नृत्य के माध्यम के नहीं, मेरे ज्ञान के गुरु थे मस्तानाथ घनश्याम नाथ जी, दस्त बाबा घनश्याम नाथ जी। वो जंगल में शेर वगैरह भी आ जाते थे। अब तो लाइट वाइट पहुंच गई सब कुछ, उस समय लाइट भी नहीं होती थी जब मैं वहां जाता। तो उनके एक बार जो दर्शन हुए तो मैं ऐसा बंद गया कि मैं क्लास अगर 3 बजे तो सुबह 8 बजे चले गए बस से, उनके चरणों में दर्शन किए, कुछ सफाई करी, कुछ सेवा करी, आ गए। ऐसे करते करते एक बार किसी से गुरुजी का झगड़ा हो गया था। कोई एक जना बैठा, तो वो जो वहाँ ऊपर जो उनका स्थान था तो वहाँ लेट गया, तो गुरुजी ने कहा उठ के बैठो, ये तहजीब की जगह, यहाँ अदब से बैठा जाता। तो उसने पैसा तो हमने भी खर्च किया बनाने में, तो गुरुजी ने सारा तोड़ से वो सारा, और 3 की शीटें। तो मेरे को गुरुजी के पास जाने में भी डर लगता था जी। मैं एक बार गया तो मेरे को बोला आजा आजा, मैं पहुंच गया वहां पर, और वो 3 की वो जो चादरें हैं वो ऐसे पड़ी हुई थी। तो वहां गुरुदेव ने मेरे से कहा कि इन चादरों को देख के डर मत, ये चादरें तेरे को सीधा अमेरिका लेके जाएगी। और मैं कहता हूँ कि उसके बाद अलवर से मैं सीधा ही साउथ अमेरिका गया हूँ। आशीर्वाद तो आज तक मेरे साथ। तो ये उनके आशीर्वाद। देखिए कितनी बड़ी बात है, जीवन की अमूल्य बात जिसको आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इतनी बड़ी बात कह दी है ना, तो ये तमाम रास्ते आपके लिए खुलते गए। अच्छा पंडित जी, ये एक बात बताइए, और रमनी जी, दोनों से हमारा विशेष आग्रह आज ये है कि हमारे बोलते आने के तमाम दर्शक नाजरीन हैं, वो देखना चाहते हैं कि आपका नृत्य, कि आप क्या क्या उनको दिखाएंगे। तो प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आप प्रेजेंट करके दिखाइए कि क्या आप जयपुर नृत्य के घराने की कुछ विशेष आप यहाँ पर प्रेजेंटेशन कीजिएगा प्लीज। आपने भाव के बात करी थी कि जयपुर में भाव नहीं है, आज हम कोशिश कि जयपुर में भाव क्या है दिखाने ये बहुत अच्छा आपने एक्सेप्ट कर लिया, बहुत अच्छा। हाँ पंडित जी आप प्लीज, गुरु जी आप बताइए प्लीज। जी जी, वही हम आपको करके दिखाएंगे जो हमने बताया ना, 16 श्रृंगार, जिसको ठुमरी के अंदर भी हमने उसको बाकायदा उसके ऊपर नृत्य करके दिखाएंगे। 2 मिनट का विश्राम चाहेंगे थोड़ा सा उसके लिए, प्लीज। थोड़ा सा एडजस्ट
हैं, बिल्कुल। थोड़ी सी स्पेस। तो मतलब आप 2-4 मिनट ले लीजिए। 2 मिनट नहीं, बस जस्ट 2 मिनट्स। हाँ, सब रेडी है, जस्ट ठीक है, आप अरेंज कर लीजिए, आप अरेंज कर लीजिए, ठीक है। कृष्ण कन्हैया मगर नटवर, कृष्ण कन्हैया मगर नटवर, कृष्ण कन्हैया नागर नटवर, कृष्ण कन्हैया नागर नटवर। पनघट पर तुम घेर ले है, पनघट पर तुम घेर लई है, राधा की बाहें पकड़ लई है, राधा की बाहें पकड़ लई है। फटकी झटकी फटकी झटपट राधा तेरे विनायक झटकी, भागी आगे देखत मग में, भागी आगे देखत मग में, भागी आगे देखत मग में। ठाड़ो कन्हैया ठाड़ो कन्हैया ठाड़ो कन्हैया ठाड़ो कन्हैया ठाड़ो कन्हैया। कृष्ण कन्हैया नागर नटवर पनघट पर तुम घेर लगी, राधा की बाहें पकड़ लगी, फटकी झटकी फटकी झटपट राधा चीर चिनाई के सटकी, भागी आगे देखत मग में। ठाड़ो कन्हैया ठाड़ो कन्हैया ठाड़ो कन्हैया ठाड़ो कन्हैया। बंसी बजावत बंसी बजावत बंसी बजावत बंसी बजावत बंसी बजावत गावत है, बंसी बजावत गावत है। तब नाचत है तब नाचत है। ताम टुकड़ताम टुकड़ताम ठोकड़ताम ठोकड़ताम, ना दिख 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 थोड़ी दिख दिख धलाम छलांग मार के राधा को पकड़ लगी, राधा फिर कुछ बिगड़ी और कहने लगी, तुम ठीक कन्हैया फागुन में तुस लेऊंगी बदला, फागुन में तुस लेऊंगी बदला, फागुन में तुस लेऊंगी बदला। बिंदी लगाऊं गजरा लगाऊं, बिंदी लगाऊं गजरा लगाऊं, मांग में तोरे मोती भराऊं, मांग में तोरे मोती भराऊं। सिर पर टीका कान में झूमर, सिर पर टीका कान में झूमर, नाक में नथ पे सर पहनाऊं, नाक में नथ पे सर पहनाऊं। गले में हंसली हार पहना के, गले में हंसली हार पहना के, भुज में बाजो बंद पहनाऊं, भुज में बाजो बंद पहनाऊं। चूड़ियां कलाए उंगल हार से, मेहंदी से तुझे हाथ रचाऊं, चूड़ियां कलाए उंगल हार से, मेहंदी से तुझे हाथ रचाऊं। कमर कनकती पैर में पायल, कमर
झूमर कनकती पैर में पायल, वाके संग बिछिए पहनाऊं, वाके संग बिछिए पहनाऊं। कट में लहंगा अंग कंचुकी, कट में लहंगा अंग कंचुकी, सिर पर तोरे चुनर उड़ाऊं, सिर पर तोरे चुनर उड़ाऊं। नागर नटवरिया विधि से तोरे, नागर नटवरिया विधि से तोरे, नक शिख सोला श्रृंगार बना के, नक सिख सोला श्रृंगार बना के। नंद लला तुझे, नंद लला तुझे, नंद लला तुझे नारी बना के, नंद लला तुझे नारी बना के। नारायण के चंग पे नचाऊं, चंग पे नचाऊं। नारायण के चंग पे नचाऊं, चंग पे नचाऊं। नारायण के चंग पे नचाऊं, 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 चंग पे नचाऊं, चंग पे नचाऊं। This is absolutely wonderful, fabulous. क्या खूबसूरत आपकी प्रस्तुति दी है आपने, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो पंडित जी बहुत अच्छा, बेहद खूबसूरत, कमाल हो गया। वाह 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 वाह, बेहद। तो पंडित जी ये बताइएगा कि अब आखिर में कोई आप भारत के लोगों को या कथक के जितने हमारे चाहने वाले हैं उनको कोई मैसेज अपनी तरफ से देना चाहें सिंगापुर से इस वक्त, क्योंकि आपकी दोनों की तरफ से मुश्तरका हमको मिल पाए। यही कहना चाहूंगा कि ये जो कलाएं हैं ये साधना मांग, और साधना के बगैर इनको आप शौक के तौर पर सीखते हैं तो वो शौक के तौर पर अगर आप सीखेंगे तो एक दायरे तक ही आपकी सीमाएं रहेंगी, लेकिन साधना करेंगे तो आपको ईश्वर का और आपके गुरुओं का आशीर्वाद आपको पता नहीं कौन सी कुछ कोटि तक ले जाकर आपको स्थापित कर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसलिए साधना, हमारे यहाँ हमारे गुरुजनों का आदेश था कि बेटा हर साल में एक बार आपको चिल्ला जरूर करना है। चिल्ला कहते हैं 40 दिन का चिल्ला होता है, 40 डेज। और वो जो 40 दिन का चिल्ला होता है वो एक पूजा की तरह होता है, जैसे नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, ऐसे वो 40 दिन का होता है कि उसमें एक दिन भी आपका गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपका 39 दिन करके एक दिन छूट गया तो समझिए चिल्ला बेकार है। क्या बात। लेकिन अगर 40 दिन कर लिया वो चिल्ला जी, तो आपको एक अजीब सी शक्ति प्राप्त हो जाती है आपकी कला के अंदर। साधना गुरुजनों का, ईश्वर का, सबका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, क्योंकि आप एक लगन से एक पूजा की तरह, एक तपस्या की तरह एक चिल्ला करते हैं। तो मैं भी लोगों से कहूंगा जो नृत्य वगैरह करते हैं, गायन वादन नृत्य, जो भी आप कला कर रहे हैं उसमें अगर चिल्ले की गुंजाइश हो तो जरूर चिल्ला करें। तो आपको एक अद्भुत शक्ति प्राप्त हो। जी, रिफ्रेशिंग हो जाता है सब कुछ। जी 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 जी। अच्छा रमनी जी ये बताइएगा आपकी तरफ से कुछ ऐसी बातें या मैसेज आप शेयर करना चाहें, क्योंकि आप काफ़ी लगी हुई हैं जयपुर का जो कथक है विशेषकर उसको सीख रही हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग है, आपका म्यूज़िक कॉम्पोजिशंस है, रिकॉर्डिंग्स हैं, एस्थेटिक सेंस की वैल्यू पैदा करना डांस में, इस तमाम काम में लगी हुई हैं। आपकी तरफ से कोई ऐसा संदेश? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जब आप कोई भी डांस फॉर्म सीख रहे हैं, स्पेशली कथक जब सीख रहे हैं, तो उसके साथ साथ थोड़ा सा
कैसे म्यूजिक बनाया जाता है, जो मैंने गुरुजी के साथ रह के जब ये बनाए हैं, इनके साथ की वजह से मैंने ये चीजें बहुत सीखी हैं, जिसने बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है. एंड आई थिंक एज एन आर्टिस्ट और एज अ स्टूडेंट इट्स गुड टू नो बिट अबाउट म्यूजिक, हाउ टू क्रिएट म्यूजिक, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर थोड़ा कॉस्ट्यूम और जो कैरेक्टर आप लेना चाहते हैं उसका एक अच्छा अध्ययन जरूर करना चाहिए. फिर आपके जो भाव हैं या जो आपका थॉट प्रोसेस है उसके पीछे, वो नेचुरली उस तरीके से ही चलता है. यू फील इट एंड यू डू इट. एंड बाकी रियाज तो फिर है ही. और फिर जयपुर घराने का जो डांस है, उसकी जो फुटवर्क है या टेक्निकल पार्ट्स की जो बारीकियां हैं, उसको समझने के लिए थोड़ा वक्त लगाना चाहिए. और जब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो अपने गुरु से जरूर पूछ के उसको क्लैरिफाई करना चाहिए. दैट आल्सो गिव्स यू द राइट डायरेक्शन. वेरी गुड. तो बहुत जी बहुत अच्छा लगा कि सिंगापुर से सीधे आप जुड़े. पंडित जी आप और मैडम रमनी कश्यप जो इतना काम कर रहे हैं वहाँ पे, भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, जयपुर के कथक का आप कितना प्रचार कर रहे हैं. काफ़ी स्टूडेंट्स हैं. हमारी प्रार्थनाएं, हमारी दुआएं हैं, सब आपके साथ हैं लगातार. और आप इस काम को इतना फैला दें कि सिंगापुर से लगे कि पूरे भारत की संस्कृति का एक झंडा वहाँ पर सबसे बुलंद होके पूरी दुनिया में एक सितारे की तरीके से चमके. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने के लिए. और आखिर में तो यही कहेंगे कि अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले. पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया. मैडम रमनी बहुत बहुत थैंक यू. जी एक बात इसमें मैं भी कहूंगी, जी आप भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इस चीज को भारत में और दूसरी कंट्रीज में आपस में एक्सचेंज, जो आपके जरिए आप जैसे लोगों से बात कर रहे हैं दूसरों से इधर से, ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आर्ट को आगे लेके जाने का. और एक शायराना अंदाज आपका है प्रोग्राम को प्रेजेंट करने का, वो भी हमें बहुत पसंद आया. वेरी नाइस. मेनी थैंक्स. बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी और मैडम रमनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. बोलते आईने, बोलते आईने.